बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू ई लर्निंग की जानिब से आपका खैर मकदम करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू इलियास अहमद गद्दी के मशहूर और मारूफ नावल फायर एरिया के मुतालिक होगी। और मौजू शुरू करने से पहले मैं चंद बातें आपको जहन नशीन कराना चाहता हूँ कि इलियास अहमद गद्दी 1934 में पैदा हुए और इंतकाल 1997 में हुआ। इलियास अहमद गद्दी का ख़ानदान झरिया, ज़िला धनबाद, बिहार, मौजूदा झारखंड से था। इलियास अहमद के अदबी सफ़र की शुरुआत 1948 के आसपास हुई। इलियास अहमद गद्दी की पहली कहानी सुर्ख नोट महानामा उफ़कार में शाये हुई। इलियास अहमद की मारूफ कहानी अजायब सिंह है। यह नावल पहली बार 1994 में शाये हुआ और दूसरी बार कराची, पाकिस्तान से 1999 में शाये हुआ। शमीम हनफी के मुताबिक सियासी नावल है और आग उसका इस्तिआरा है। नावल 367 सफ़हात पर मुश्तमिल है। नावल में फ्लैशबैक की तकनीक को इस्तेमाल किया गया है। कोयले की कान में काम करने वाले मौजू में नज़रियाती ताल्लुक़ इश्तराकियत से है। मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनके दौर से वाकिफ़ थे। 3 नावल लिखे आपने, ज़ख्म, मरहम और फायर एरिया। उनके सफ़रनामे का नाम लक्ष्मण रेखा है और उनके बड़े भाई के ऊपर जो खाका लिखा गया उसका नाम मगधपुर का दास्तान गो है। उनके बड़े भाई गयास अहमद गद्दी हैं जो मशहूर अफ़साना निगार हैं। उनका अफ़साना बाबा लोग बहुत मशहूर है। इलियास अहमद गद्दी को नावल फायर एरिया पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया और इलियास अहमद गद्दी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए आखिर में गद्दी लिखते हैं। वालिद का नाम अहमद गद्दी और वालदा का नाम बतूलन है। इलियास अहमद गद्दी ने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की और इलियास अहमद गद्दी के नावल फायर एरिया में कोयले की कानों की मंजरकशी की गई है। इलियास अहमद गद्दी के नावल फायर एरिया का मौजू कोयले की कानों में काम करने वाले मज़दूरों पर जुल्म व ज़्यादती, कोल फील्ड की दुनिया में कत्ल व गारतगरी, सूदखोरी, धांधली, नाइंसाफ़ी और अय्याशी इसका मौजू है। नावल फायर एरिया को शुरू पेज पर अताउल्लाह अख्तर लिखते हैं कि इस किताब के तमाम किरदार और वाक़यात और मकामात फ़र्ज़ी हैं, इसलिए कोई भी मुमासलत इत्तफ़ाक़िया होगी और नाकाबिल ताज़ीर। सहदेव गांव ज़िला गया में अपने भाई और भावज के साथ रहता है और ये 10 क्लास तक पढ़ा हुआ होता है। गांव की लड़की जलिया से प्यार करता है। ननकऊ सहदेव को पुलिस में काम दिलाने ले जाता है, जहां कोयले की कार में काम करता है। ननकऊ जो सहदेव, रहमत मियाँ और जगेशर तीनों को काम दिलाने ले जाता है और यही उसका पेशा है। काला चंद जो मज़दूर है, धूमपुर कोलेरी का मालिक फूल जोशी पर नाजायज़ काम करने से उससे काम करवाता है और जो बाबू होता है यूनियन लीडर, काला चंद उसको डराने के लिए भेजा जाता है, लेकिन गलती से उसका कत्ल हो जाता है। किश्वरू बाबू इसका मुकदमा लड़कर उसको बचा लेते हैं। इस केस में काला चंद का सब कुछ बिक जाता है और जो फूल जोशी होता है उसको कोलेरी से निकाल देता है। रानी काला चंद की बहन है। काला चंद ने कत्ल की वजह से फूल जोशी रानी को 2 साल तक अपनी दाश्ता बनाए रखता है। कपिल सिंह वो था तो चपरासी, मगर दरअसल वो मालिक का ख़ास था। इसने मज़दूरों में
बड़े पैमाने पर सूदी कारोबार फैला रखा था और सूद वसूल करने के लिए दर्जनों गुंडे पाल रखे थे। कुमार बाबू मजदूरों का लीडर था जिसे कालाचंद कत्ल कर देता है। और एक निहायत अहम किरदार रहमत मियाँ रसूलपुर से ताल्लुक़ रखता है। ननकऊ उसे भी सहदेव के साथ काम दिलाने लाया था। इसकी बीवी खातून और एक बेटा इरफान और एक बूढ़ा बाप है। रहमत मियाँ बहुत कमज़ोर है और हर वक्त डरा और सहमा रहता है। सहदेव उसकी बहुत फिक्र करता है, उसको हल्का काम दिलाने की कोशिश करता है, पर काम के दौरान रहमत मियाँ के ऊपर एक कोयले का बड़ा टुकड़ा गिरने से उसकी मौत हो जाती है। खातून रहमत की बीवी है और सब उसे खतवनिया कहते हैं। उसका बेटा इरफान, उसका बूढ़ा बाप रहमत की मौत के गम से में उसका इंतकाल हो जाता है। और इसमें एक किरदार है मजुमदार। कोलेरी में जूनियर क्लर्क है और सोनापुर में किराए पर एक कमरा लेकर रहता है और अपनी एक अलग पार्टी बनाता है जो आखिर में लाल झंडी वाली बड़ी पार्टी बन जाती है। राम अवतार का किरदार ये माइनिंग सरदार ड्यूटी बांटने का काम करता है जो कान की एक एक इंच से वाकिफ़ था। मदन एक लेबर है पर सब उसे मदना कहते हैं। उसने रहमत पर बड़ा सा कोयले का टुकड़ा गिरते देखा और जब वो उसके करीब आया तो मर चुका था। सुदामा सिंह कपिल सिंह का भाई है। इस्माइल साहब जो एक अंग्रेज़ हैं, वो हमेशा कोलेरी अपने घोड़े पर आते हैं और हिंदुस्तानियों से नफ़रत करते हैं, बल्कि गाली देकर बात करते हैं। असगर खां बेमिसाल दिलेरी का मालिक था और पठान दंगल का मुखिया था। इतनी हिम्मत रखता था कि अकेले सैकड़ों में घुस पड़े और इस्माइल साहब को भी उसने घोड़े से घसीट कर गिरा दिया था। ये बेइज्जती वो बर्दाश्त न कर सके और इस्तीफ़ा दे दिया। इनाम खां मोहना कोलेरी में का बेताज बादशाह था और आसपास के इलाके का ट्रेड यूनियन लीडर। उसने मुंगेर ज़िला से पठानों का एक दंगल जमा कर रखा था जिसको सारे इलाके में इनामुल खां की फ़ौज के नाम से जानते थे और इस पठान दंगल का मुखिया असगर खां था। रघुनंदन भगत सब लोग भगत जी कहा करते थे। मोहना कोलेरी का सबसे बड़ा ठेकेदार, उसका ठेका आदमी सप्लाई करना था। इसके लिए उसने दर्जनों गुंडे पाल रखे थे। पीएन वर्मा NNTUC का लीडर, उसने इनामुल खां और उसकी पार्टी को शिकस्त दे दी थी। परतीबाला जो कि एक ब्राह्मण बेवा है और बेवा से शायरी कुछ महीने के बाद वो बेवा हो गई थी। मजुमदार ने उसे सहारा दिया और बहन बना लिया था और बाद में उसकी शादी सहदेव से हो जाती है। राजेंद्र सहदेव का बेटा है। मिशनर सोनालिनी स्कूल की टीचर और कोलेरी के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं वो। जमुना मिशनर सोनालिनी का नौकर है। सत्यनारायण भारद्वाज पावरफुल आदमी है और ये भी एक ट्रेड यूनियन का लीडर था जो अहिंसा पर विश्वास नहीं रखता था। न भाषण बांटती न राशन, बस गोलियों से बात करती थी। इसमें एक से एक खूंखार आदमी शामिल हैं और इस पार्टी का लीडर था भारद्वाज। और ये जो नावल है, इस नावल के बारे में अभी तो ये मैं आपको किरदारों के बारे में बात कर रहा था, अब मैं आगे बात करूँगा जो है इस नावल में कोल फील्ड में काम करने वाले उन मज़दूरों की ज़िंदगी की बेहतरीन नक्काशी की गई है। उनकी खुशी व गम, शादी व ब्याह, त्यौहार, आदाब, क़याम व ताम, उनकी खूबियों और कमियों को, उनके मसाइल को इस नावल में खुश उसलूबी के साथ बयान किया गया है। ये बेचारे गरीब मज़दूर अपनी आँखों में हसीन ख्वाब लेकर इस आग भरी काली दुनिया में आते हैं। इनके ख्वाब बहुत ही हसीन होते हैं। गांव में ज़मीनें ख़रीदने, वालदैन और अहल वयाल की आरज़ुओं और खुशियों को पूरा करने और बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलाने, अपने इन ख्वाब की तकमील के लिए ये मज़दूर कड़ी मेहनत करते हैं और सख्त मशक्क़त के बाद जो मज़दूरी मिलती है उसमें थोड़ा सा खर्च करते हैं और बकिया पैसा बचाकर गांव भेज देते हैं ताकि घर वालों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये लोग भात
और आलू चोखा और कभी सिर्फ प्याज पर गुजारा करते हैं, लेकिन ये ख्वाब इस कोल फील्ड की दुनिया में आकर हसीन नहीं रह पाते। उन पर स्याह धूल की एक तवील परत जम जाती है और ये मज़दूर उसके नीचे दबकर अपने ख्वाबों के साथ हलकान हो जाते हैं। उनका रोज़ाना का एक ही मामूल है, सुबह उठते हैं, गंदे तालाब में इज्तिमाई गुस्ल करते हैं, भात और आलू चोखा खाते हैं और फिर ज़ेर ज़मीन कानों की स्याह दुनिया में खून पसीना एक करने के लिए पहुंच जाते हैं। रोज़ाना के मामूल में कोई तब्दीली नहीं आती है, कोई बगावत नहीं और कोई एहसास नहीं, बस पेट की आग बुझाने के लिए कोल फील्ड की आग में उतर जाते हैं। तो उनके दांतों को छोड़कर सारा जिस्म गहरी स्याही का लबादा ओढ़े हुए होता है। इस नावल में इलियास अहमद गद्दी ने मज़दूरों के सरों पर मुसल्लत और उनके दिलों में मुस्तहकम खौफ को बहुत ही फ़नकाराना तौर पर पेश किया है। इन मज़दूरों में खौफ के कई असबाब हैं। कान के अंदर की गर्म दुनिया और उसके अंदर पेश आने वाले हादसात का खौफ हमेशा मज़दूरों के जहनों पर मुसल्लत रहता है। अगर कोई हादसा पेश आ गया तो उसकी पर्दापोशी की जाती है और यूनियन लीडर और ठेकेदार और बाबुओं की जेब गर्म कर दी जाती है। लाश को अंदर ही अंदर दफन कर दिया जाता है। उसके अलावा उन्हें तोहम परस्ती में मुब्तला करके एक फ़र्ज़ी खौफ उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है, जैसे भूत प्रेत की गढ़ी हुई दास्तान। यूनियन के लोग सूदखोर लीडर अपने गुंडों और लठैत के ज़रिए उन मज़दूरों पर खौफ तारी करते हैं। उन मज़दूरों को ज़र्दोकोब किया जाता है, उनकी बहू बेटियों और बीवियों की असमत दरी की जाती है। और उस कोल फील्ड में रहने की एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि देखो सब कुछ, सुनो सब कुछ, मगर बोलो नहीं। समझ लो कि यहाँ के लोगों के पास उनके कान हैं, मुंह है, ज़बान नहीं है। और खौफ के साए में ये लोग डरे सहमे रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। औरतों का जिनसी इस्तेहसाल भी इस नावल का अहम मौजू है। कोलरी में काम करने वाली औरतों की असमत महफूज नहीं है। वो मर्दों के साथ मिलकर शाना बशाना काम करती हैं और किसी भी वक्त उनको हवस के शिकारी अपने जाल में फांस लेते हैं। और हवस के पुजारी मज़दूरों में भी पाए जाते हैं और लीडर, सरदार, ठेकेदार, बाबू ये भी इसको अपना पैदाइशी हक़ समझते हैं। इस नावल में इलियास अहमद गद्दी ने लाकानूनियत के मौजू को भी उठाया है। इस कोल फील्ड की नगरी में लाकानूनियत है, सिर्फ एक कानून है, ताकत का कानून। इसके बल पर यहाँ हर तरफ का इस्तेहसाल होता है। यहाँ इस आग भरी दुनिया में आईने हिंद की जगह जंगल राज का बोलबाला है। इलियास अहमद गद्दी हैं, उनका नावल आगाज़ में एक इब्तदाइया पेश किया गया है और कोल फील्ड की दुनिया में ले जाने से पहले कारी की जहनसाजी की गई है। इस नावल के किरदार निगारी लायक तहसीन हैं। कुछ किरदार जिन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, ख़ासकर सहदेव, मजुमदार, खतवनिया और भरत सिंह वगैरह के। इस नावल के तमाम किरदार अपने तबके की बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं। उन किरदारों के अंदर हालात और वक्त के मुताबिक अपने आप को बदलने का मलका भी है, मौजूद है। ज़बान व बयान के लिहाज से भी ये नावल अहम है। गर्चे ये नावल बयानिया हैत में है, लेकिन किरदारों के ज़रिए उन अदा किए गए मकालमे और उनकी दाखिली और ज़हनी कशमकश के लिए ज़बान व बयान के हुस्न उसलूब के तहत इस्तेमाल किया, इख्तियार किया गया है और पूरी तरह अपने तबके की नुमाइंदगी करते हैं। नावल की ज़बान कभी अदबी, कभी नीम अदबी और कभी इलाकाई बोलियों में तब्दील हो जाती है। इस नावल के फ़िक्र फ़न में किसी पर किसी को फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, बल्कि दोनों का हसीन इम्तिज़ाज है। और इसमें कुछ बातें और भी पाई जाती हैं कि अंग्रेज़, जो कि बहुत चालाक कौम है, वो जब एक से को हराना चाहती है तो पैसा, उनकी तनख्वाह बढ़ चुकी होती है मज़दूरों की, तो वो कहते हैं कि उसको उम्मीद दिलाते हैं कि आप लोग आइए और हम आपके कहने पर पैसा बढ़ा देंगे तो आपका नाम हो जाएगा, और इस तरीके से दूसरों को नीचा दिखाना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी कोशिश कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।